नमस्कार। ऑनलाइन क्लास की आज की कड़ी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम बीए के संस्कृत साहित्य के पाठ्यक्रम के तहत प्रत्यय प्रकरण का अध्ययन कर रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम कृत प्रत्यय, उसके प्रकार, धातुओं को गुण, वृद्धि और संप्रसारण करने के सूत्रों के संबंध में जानकारी प्राप्त करेंगे। इसी क्रम में सबसे पहले कृत प्रत्यय किसे कहते हैं। कृत प्रत्यय ऐसे प्रत्यय होते हैं जो धातुओं के साथ लगाए जाते हैं। इसके संबंध में सूत्र है कृदतिंग, अर्थात ऐसे प्रत्यय जो तिंग नहीं हैं, तिंग भिन्न जो प्रत्यय हैं वे कृत प्रत्यय हैं। ये कृत प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, सार्वधातुक और आर्धधातुक। सार्वधातुक प्रत्यय वे हैं जो तिंग और शित हैं, अर्थात तिंग शित सार्वधातुकम सूत्र से तिंग और शित प्रत्ययों की सार्वधातुक संज्ञा होती है। तिंग प्रत्यय 18 हैं जो धातुओं के साथ लगते हैं, जैसे तिप, तस, झी, सिप, थस, थ, मिप, वस, मस। ये 9 परस्मैपदी धातुओं के साथ लगने वाले प्रत्यय हैं जो कि तिंग हैं। अब हैं आत्मनेपदी धातुओं के साथ लगने वाले 9 प्रत्यय, त, अताम, झ, थास, आथाम, ध्वम, इट, वही, मही। ये 9 प्रत्यय आत्मनेपदी धातुओं के साथ लगते हैं और ये तिंग प्रत्यय हैं और इनकी सार्वधातुक संज्ञा होती है। शित प्रत्यय वे होते हैं जिनमें श की इत संज्ञा होती है। ये 9 हैं, क्षत्रि, शानच, चानश, शानन, खश, श, ऐश, शघ्यई, शघ्येन। इन सभी प्रत्ययों में शकार है जो कि इत संज्ञक होकर के लुप्त हो जाता है, अतः ये 9 शित कृत प्रत्यय हैं। तिंग और शित प्रत्ययों से भिन्न जो शेष बचे हुए प्रत्यय हैं उनकी आर्घ धातुक संज्ञा होती है और इस आर्घ धातुक संज्ञा का विधान करने का सूत्र है आर्घ धातुकम शेष। आर्ध धातुकम शेष। जब हम धातु से सार्वधातुक या आर्धधातुक प्रत्यय लगाते हैं तो स्वरांत और हलंत धातुओं को गुण होता है। इनमें स्वरांत धातुओं को गुण विधान करने का सूत्र है सार्वधातुकार्ध धातुकयोः, अर्थात धातु के बाद कोई सार्वधातुक या आर्धधातुक प्रत्यय हो तो धातु के अंतिम इक को गुण आदेश होता है। जैसे नी धातु है तो नी धातु के अंत में स्वर इकार है तो यह स्वरांत धातु है। इसके बाद में यदि कोई प्रत्यय आएगा तो इस स्वर इकार को गुण एकार हो जाएगा तो नी के स्थान पर नी हो जाएगा। उसी प्रकार भू धातु है तो भू धातु में भी अंत में उकार है जो कि स्वर है, इसको सार्वधातुकार धातुकयों से गुण होगा यदि इसके बाद में कोई सार्वधातुक या आर्धधातुक प्रत्यय आएगा तो भू के ऊ को गुण ओ हो जाएगा और भू के स्थान पर भो हो जाएगा। इसी प्रकार क्री धातु है, क्री के बाद में जब कोई सार्वधातुक या आर्धधातुक प्रत्यय आएगा तो क्री के री को गुण
अर हो जाएगा तो कर हो जाएगा उसको। उसके बाद है हलंत धातुओं में हलंत धातुओं के बाद में यदि कोई सार्वधातुक या आर्धधातुक प्रत्यय होगा तो पुगंत लघु पदस्य च सूत्र से यदि उस धातु के अंत में पुक यानी कि प है और उस धातु की उपदा में रस्व ई उ और रिकार है तो उनको गुण आदेश हो जाएगा। पुगंत लघुपद से सूत्र हलंत धातुओं के लिए है। ऐसी हलंत धातुएं जो पुगंत हैं या फिर उनकी उपदा में रस्व ई उ और रिकार है, जैसे लिप धातु है। लिप धातु के अंत में प है और इसकी उपदा में इकार है, तो पुगंत लघुपदस्य च सूत्र से इसकी उपदा को गुण हो जाएगा और लिप का लेप हो जाएगा यदि इसके बाद में कोई सार्वधातुक या आर्धधातुक प्रत्यय होगा तो। इसी प्रकार बुद्ध धातु है। बुद्ध धातु की उपदा में उकार है। इसके बाद में यदि कोई सार्वधातुक या आर्धधातुक प्रत्यय होगा तो बुद्ध की उपदा के उकार को गुण ओकार हो जाएगा, तो बुद्ध के स्थान पर बोध हो जाएगा। ऐसे ही मृज धातु है। इसकी उपदा में रिकार है तो इसको गुण आदेश होगा। अब है वृद्धि आदेश करने वाले सूत्र अचोनीति। ये सूत्र कहता है कि धातु के बाद में यदि यित या णित प्रत्यय हो तो धातु के अंतिम स्वर को वृद्धि आदेश होता है। जैसे क्री धातु है, इसके बाद में णमुल प्रत्यय लगाया, णमुल प्रत्यय णित है तो क्री में जो अंतिम स्वर है रिकार, इसको वृद्धि हो जाएगा तो कार हो जाएगा क्री के स्थान पर और णमुल प्रत्यय के वु को अक होकर के कारक रूप सिद्ध होगा। अब हलंत धातुओं की उपदा में यदि अकार हो तो उसको वृद्धि आदेश करने का सूत्र है अतः उपदाया। इस सूत्र के अनुसार धातु के बाद में यदि यित और णित प्रत्यय होने पर धातु की उपदा के रस्व आकार को वृद्धि आदेश होता है। जैसे रम धातु से घय प्रत्यय करने पर रम धातु की उपदा में स्थित आकार को वृद्धि आदेश हो जाएगा, तो रम के स्थान पर राम हो जाएगा और घय प्रत्यय का आकार उसमें संयुक्त हो जाएगा तो राम रूप बनेगा। यहाँ पर घय प्रत्यय जो है वह यित प्रत्यय है क्योंकि उसमें य की इत संज्ञा होती है। अतः उपदाया सूत्र से धातु के बाद यित या णित प्रत्यय हो तो धातु की उपदा के रस्व आकार को
वृत्ति आदेश होता है। इस प्रकार अचो इति तो धातु के अंतिम स्वर को वृद्धि आदेश करता है और अतः उपधाया सूत्र उपदा के ह्रस्व अकार को वृद्धि आदेश करता है। अब है संप्रसारण आदेश करने के सूत्र। इज्ञणः संप्रसारणम अर्थात इक से तात्पर्य ई उ री और री वर्णों से है। यण से तात्पर्य यहाँ पर य व र ल वर्णों से है। यदि यण वर्णों के स्थान पर इक आदेश होता है तो उसे संप्रसारण कहते हैं। संप्रसारण आदेश निम्न परिस्थितियों में होता है। वचि स्वपि यजादीनाम किति अर्थात वच स्वप यज धातुओं के साथ कोई कित प्रत्यय हो तो धातु को संप्रसारण हो जाता है। कित प्रत्यय वे प्रत्यय हैं जिनमें क की इत संज्ञा होती है। जैसे वच धातु से कत प्रत्यय करते हैं तो कत प्रत्यय में क की इत संज्ञा होती है तो ये कित प्रत्यय है। तो यहाँ पर जो वच का व है उसका संप्रसारण हो जाएगा, तो वच के व का संप्रसारण उ होगा। अब आप कहेंगे कि व को उ ही कैसे हुआ, तो इसका एक सूत्र है स्थाने अंतरतम, कि जो उच्चारण स्थान के समान ही आदेश होते हैं, तो व और उ का उच्चारण स्थान समान है, अतः व के स्थान पर उ संप्रसारण हुआ। इसी प्रकार यज है तो यज में कत प्रत्यय संयुक्त है जो कि कित है, तो यज के य को ई हो जाएगा जो कि संप्रसारण आदेश है। अब ग्रही ज्यावयी व्यधि वष्टि वीचति व्रश्चति पृच्छति भ्रजति नाम गिति च। इस सूत्र के अनुसार ग्रह जया वे व्यद वश व्यच व्रश्च पृच्छ भ्रज धातुओं के साथ कोई कित या गित प्रत्यय हो तो धातु को संप्रसारण होता है। जैसे ग्रह धातु से कत्वा प्रत्यय करते हैं तो यह कत्वा प्रत्यय कित है, तो ग्रह में जो रकार है उसको इस सूत्र से संप्रसारण हो जाएगा और र के स्थान पर जो कि स्वर है व्यंजन है उसके स्थान पर स्वर ऋकार आदेश हो जाएगा, तो ग्रह को ग्री आदेश हो जाएगा, तो ग्रहीत्वा रूप बन जाएगा। इसी प्रकार प्रच्छ है तो प्रच्छ में जो र व्यंजन है उसके स्थान पर री स्वर आदेश हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद में कत्वा प्रत्यय है जो कि कित है। साथियों, आज इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। आपने इस वीडियो को देखने के लिए अपना अमूल्य समय दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।